नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक है इलान क्रेटर के बारे में। अभी हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने चाइना में पिछले 1 लाख वर्ष के भीतर निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर खोज निकाला है। ये दुनिया का ऐसा क्रेटर है जो पिछले 1 लाख साल में निर्मित हुआ है। किसने खोजा है? नासा ने। कहाँ पर? चाइना में, चीन के इस प्रांत में, हेलुंग जियांग। तो ये नहीं ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना कि इलान क्रेटर की खोज कहाँ हुई है? चाइना में हुई है। किसने किया है? नासा के वैज्ञानिकों ने किया है। और ये दूसरा इम्पैक्ट क्रेटर है। इम्पैक्ट क्रेटर का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट क्रेटर का मतलब होता है कि जैसे कोई भी उल्कापिंड है वो पृथ्वी से टकरा करके बना है। क्या भारत में ऐसा कोई उल्कापिंड टकराया है? तो हाँ, जो महाराष्ट्र राज्य में आप लोनार झील देखते हैं वो क्या है? ये एक क्रेटर ही है। क्लियर? नेक्स्ट है PSLV C-52 EOS-04 मिशन। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक लॉन्च व्हीकल है। EOS का मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ठीक है, तो अभी हाल ही में PSLV की 54वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई। किस डेट को? 14 फरवरी 2022 को। 2022 की ये इसरो की पहली उड़ान थी। ठीक है, और ध्यान रखना, इसको श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसको शॉर्ट में हम सार भी बोलते हैं। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसमें जो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, 2 लघु उपग्रह हैं और एक मुख्य उपग्रह है। मुख्य उपग्रह का नाम क्या है? EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो एक तो मेन सैटेलाइट हो गया जिसका वजन कितना है? 1710 किलोग्राम का है। और यहाँ पर जो बाकी 2 छोटे सैटेलाइट हैं उनको आप देख सकते हैं। एक है INS-2TD, ठीक है, और यहाँ पर एक है इंस्पायर सैटेलाइट 1। इंस्पायर सैटेलाइट 1 जो है वो एक स्टूडेंट सैटेलाइट है। कई यूनिवर्सिटीज़ मिल करके इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इनसैट 4B सेवा मुक्त हो गया। इनसैट 4B जो है ये इसरो का संचार उपग्रह था। संचार उपग्रह, इसको डीकमीशन कर दिया गया क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था वो लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। इनसैट 4B जो है वो क्या हो गया? डीकमीशन कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जानने से पहले हम आपने सुना भी होगा हबल टेलीस्कोप के बारे में। जो हबल टेलीस्कोप है वो पूरे स्पेस में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, और उसने कई नई चीज़ों के बारे में भी जानकारी दिया है। जो यहाँ पर हबल टेलीस्कोप है उसका दर्पण कितना है? 2.4 मीटर का है। कितना? 2.4 मीटर का। तो हबल टेलीस्कोप का जो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो सक्सेसर है ना, वही है यहाँ पर जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, तो हबल टेलीस्कोप का उत्तरवर्ती कौन है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है इसे लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में आप देखेंगे फ्रेंच गुयाना, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया एरियन 5 रॉकेट से। और ये नासा के द्वारा अब तक का निर्मित सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। ठीक है, इसका अगर आप दर्पण देखेंगे तो 6.5 मीटर का है, जबकि जो हबल था उसका कितना है? उसका है 2.4 मीटर का है, और जबकि इसका दर्पण 6.5 मीटर का है। ये केवल नासा का ही नहीं बल्कि इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, इन सब का एक क्या है? जॉइंट मिशन है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में जो स्पेस सेक्टर है उसमें निजी लोगों को भी इनवाइट किया जा रहा है ताकि जो इसरो है उसका बर्डन कम हो सके, वो और ज़्यादा इनोवेशन पे काम कर सके, रिसर्च कर सके। तो अभी हाल ही में एक धवन 1 नाम से एक क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया, और ये जो परीक्षण किया गया है ये निजी क्षेत्र की कंपनी है। उसका नाम क्या है? आप यहाँ देख सकते हैं, स्काई रूट एयरोस्पेस। स्काई रूट एयरोस्पेस इसके द्वारा किया गया है। कहाँ पर? नागपुर। यहाँ देखिए हैदराबाद स्थित ये कंपनी है, और परीक्षण कहाँ पर किया गया है? नागपुर में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये भारत का पहला निजी रूप से विकसित पूर्णतः क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ठीक है, और क्रायो का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, निम्न तापमान। क्रायोजेनिक इंजन जो है वो किस पर काम करता है? बहुत ही कम तापमान पर काम करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीडाइज़र और यहाँ पर जो फ्यूल होता है उनको हमें लिक्विड में चेंज करना होता है। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज़र के रूप में काम करता है, लेकिन ऑक्सीजन तो एक गैस है, तो जब इसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए बहुत कम टेम्परेचर, -200 से भी कम टेम्परेचर चाहिए होता है इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए।
ठीक है। और इसमें फ्यूल के रूप में एलएनजी का यूज़ किया गया है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और एलएनजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है। तो इसमें मेथेन और ऑक्सीडाइज़र के रूप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है, लिक्विड, जबकि ये दोनों तो हैं गैस। क्रायोजेनिक इंजन इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव टेम्परेचर होता है, ताकि जो हमारा फ्यूल है, ऑक्सीडाइज़र है, उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है। और धवन, सतीश धवन के बारे में तो आप जानते हैं, ये हमारे प्रख्यात भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन, उन्हीं के नाम पर या उनको सम्मान देने के लिए नाम रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ। भारतीय अंतरिक्ष संघ फुल फॉर्म क्या है, ISPA, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसकी शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका जो टैगलाइन है वो भूमंडल से ब्रह्मांड तक रखा गया। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जो निजी क्षेत्र है वो सब मिल करके काम करें और इंडिया को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ देख सकते हैं कई लार्सन एंड टूब्रो, L&T, वन वे, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, तो एक नहीं कई कंपनियां हैं, निजी क्षेत्र भी अब आ रहा है। ठीक है। तो INSPA जो है, ISPA, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये निजी क्षेत्र के साथ मिल करके काम करेगा। इसरो की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा इनके द्वारा और आगे काम किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हैंसन क्रेटर के बारे में। अभी नासा के द्वारा, नासा ने कहा कि जो यहाँ पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर है, उसका नाम उन्होंने हैंसन क्रेटर रख दिया, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है। अब हैंसन क्रेटर ही क्यों नाम रखा, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, हैंसन। अब ध्यान ध्यान रखना, ये पहुंचे थे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, जबकि नाम रखा गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो क्रेटर है। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव पर और भी लोग थे, तो हैंसन भी उसमें शामिल थे। तो यहाँ पर जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर क्रेटर है उसका नाम रखा गया है हैंसन के नाम पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है GSLV F10 EOS 03 मिशन असफल हो गया था 12 अगस्त 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सैटेलाइट था, लेकिन ये फेल हो गया था क्योंकि इसमें जो क्रायोजेनिक स्टेज आया था जब GSLV का, तो क्रायोजेनिक स्टेज में वो मतलब कोई टेक्निकल एरर रहा होगा जिससे क्या हुआ, प्रज्वलन हुआ ही नहीं, मतलब वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो इस वजह से क्या हो गया था, मिशन फेल हो गया था। ठीक है। और ये जो था सैटेलाइट वो काफ़ी काम का था, जैसे जल निकाय, हमारे फसल है, वनावरण में चेंज जो आ रहा है, इन सब की निगरानी कर सकता था, रियल टाइम में मॉनिटरिंग कर सकता था। नेक्स्ट है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। सेमीकॉन नाम से ही लग रहा है, सेमीकंडक्टर इंडिया कॉन्फ्रेंस। सेमीकॉन क्या है, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। सेमी कंडक्टर के बारे में यहाँ पर को लेकर के ये सम्मेलन हुआ है। इंडिया जो है बहुत अधिक मात्रा में सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है। सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करने की वजह से ही अभी जब कोविड आया तो हमारी सप्लाई चेन बाधित हो गई। इसकी वजह से हमारे देश की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको नुकसान होने लगा। नुकसान का मतलब बहुत लेट होने लगी। चाहे सेमीकंडक्टर का यूज़ आज हर जगह पर होता है। आप फ्रीज से लेकर के आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फ्रीज़ है, मोबाइल है, हर चीज़ में तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसी के माध्यम से होके गुजरती है। इसका इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर का। तो अब इसका हम जब इंपोर्ट करते हैं, इस पर अभी ताइवान, चाइना, अमेरिका, इन सब का ज़्यादा अधिकार, एक तरीके से साउथ कोरिया, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे देश में भी जो सेमीकंडक्टर है उसका निर्माण किया जाए। तो इसी की वजह से इस सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक। कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है भारत की पहली स्टील स्लैग रोड। रोड बनाने के लिए आप जानते हैं कि गिट्टी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी किया गया। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये रोड बनाई गई ना, स्टील स्लैग रोड, इसमें पूरी तरीके से जो स्टील के अपशिष्ट है ना उनका इस्तेमाल किया गया है। स्टील की ही पूरी सड़क बनाई गई है। और ये कहाँ पर बनाई गई, सूरत, गुजरात में। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, 1 किलोमीटर की सड़क है ये। ठीक है, कहाँ दिया गया, यहाँ 1 किलोमीटर की ये सड़क है और 6 लेन की है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सफल होता है तो आगे भी किया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हम वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट का मतलब जैसे स्टील का वेस्ट पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, उससे हमने क्या जनरेट कर लिया, वेल्थ जनरेट कर लिया। इससे इकोसिस्टम हमारा एक तरीके से उसे बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो गिट्टी बनती है वो कहीं ना कहीं से तो पत्थर से लाके बनती है। पत्थर वगैरह भी तो इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है। तो वेस्ट टू वेल्थ। और दूसरी बात कि स्वच्छ भारत अभियान, इससे जो वेस्ट पड़ा होता है उससे गंदगी भी होती है, तो उससे सड़क बना दिया जाएगा तो स्वच्छ भारत अभियान का भी एक हिस्सा बन जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा के बारे में। अभी हाल ही में ISC बेंगलुरु में परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया। सुपर कंप्यूटर ये भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। इसकी स्पीड कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको हम फ्लॉप में नापते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप। ठीक है, इसमें नापते हैं। और इसको बनाया किसके द्वारा किया गया? डिज़ाइन CDAC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं परम गंगा सुपर कंप्यूटर। परम गंगा सुपर कंप्यूटर इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? IIT रुड़की में। इसकी स्पीड कितनी है? 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। नेक्स्ट है, जो हमारे देश में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है उसके तहत ढेर सारे सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। तो इसमें परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम सिद्धि, तो और इन सब को कौन कौन से संस्थानों में रखा गया है यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो परम शिवाय को IIT BHU में, परम शक्ति को IIT खड़गपुर में, परम ब्रह्म को IISER पुणे में, परम युक्ति ये जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है, परम संगणक को IIT कानपुर में और परम सिद्धि को CDAC पुणे में। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र बनाने का, मतलब कोयला से मेथनॉल बनाया गया ऐसा संयंत्र भारत ने बना लिया। इसमें हमारे देश में जो कोयला होता है आप देखेंगे तो कोयले में काफ़ी ज़्यादा राख मिलती है, इसीलिए हमें अच्छी किस्म का कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी एक तकनीकी विकसित की स्वदेशी तकनीक है जिसके माध्यम से जो अधिक राख वाला कोयला है उससे हम मेथनॉल बना लेंगे। ठीक है, और इस टाइप का पहला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर, उसका क्या नाम है? रुद्र है। दिसंबर 2021 में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इसको लॉन्च किया रुद्र नाम से। ठीक है, और रुद्र जो है उसको किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया है CDAC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग प्रगत संगणन विकास केंद्र के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आगे चीज़ें आएंगी ना, आपको बहुत डिटेल में जाकर के नहीं पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कि बस एक लाइन ही इंपॉर्टेंट हो किसी टॉपिक में, तो बस उतना ही देखना है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम इसमें नहीं देना है। टाइम आपके पास भी बहुत कम बच रहा है और आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हमें पढ़ना है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है टॉप 500 सूची। अभी 2021 में नवंबर में दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी की गई और इसमें दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये है जापान का फुगाकू। सेकेंड नंबर पे आता है समिट अमेरिका का और तीसरे नंबर पे आता है सीरा अमेरिका का। भारत की बात करें तो टॉप 500 में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। परम सिद्धि 102वें नंबर पे, प्रत्युष 121वें नंबर पे और मिहिर 228वें नंबर पे। तो टॉप पर कौन आ जाएगा? परम सिद्धि आएगा। ठीक है, परम सिद्धि। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मतलब कैसे इसको मापेंगे? जैसे कि इंटरनेट एफोर्डेबिलिटी कितनी है, लोग कितना इंटरनेट को अफोर्ड कर पा रहे हैं, सस्ता है या महंगा है, क्वालिटी कैसी है। अब इंटरनेट चल तो रहा है लेकिन पता चला बफरिंग हो रही है, कुछ चल ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रा कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, इन पैरामीटर्स के आधार पे इसको डिसाइड किया जाता है कि किसी देश की डिजिटल क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इसमें देखिए बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है? डेनमार्क है, शीर्ष पे बना हुआ है। सेकेंड नंबर पे दक्षिण कोरिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो 59वें स्थान पर आता है। इसमें 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है 2020 की तुलना में, और जबकि एशियाई देशों में 17वें नंबर पर है। तो भारत की रैंकिंग टोटल है 59th। नेक्स्ट है ATL स्पेस चैलेंज। ATL स्पेस चैलेंज आप जानते हैं कि नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन इसे लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग ने और कोशिश किया कि जो इसरो है और CBSE ये दोनों मिल करके काम करें। इससे क्या होगा? इसरो और CBSE, तो जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 6 to 12 तक के बच्चों को एक मौका दिया जाए ताकि वो नवाचार के साथ स्वयं डिजिटल युग की अंतरिक्ष तकनीक से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सके। मतलब उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करना स्पेस के बारे में और फिर आगे चल करके इन समस्याओं को हल कर सकें। तो ये जो अटल स्पेस चैलेंज है ये इसी से जुड़ा है। नेक्स्ट है प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल मार्ग। मतलब यहाँ पर अब चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, हाइब्रिड व्हीकल्स आ चुके हैं, तो इसमें उनके चार्जिंग के लिए भी तो एक जगह चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है अभी 300-400 किलोमीटर तक ही है।
अब किसी को बहुत दूर जाना है या उसे 200 किलोमीटर जाना है और 200 किलोमीटर वापस आना है, तो रास्ते में हो सकता है कि उसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए, तो चार्जिंग पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर पहला विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग है। यहाँ पर देखिए दिल्ली से चंडीगढ़ ये जो हाईवे है, यहाँ पर जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे। फ़ायदा क्या है इससे? अब एक तरफ आप ईवी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अब आप कोयला से जो बिजली जनरेट हुई है उससे आप अपनी ईवी को चार्ज कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या? एक तरफ आप ईवी का यूज़ करके ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोयला से चार्ज करके, कोयला से विद्युत जनरेट हुई और उससे आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो इधर तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है ना, तो ईवी का यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ? इसीलिए यहाँ दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग पर जो भी चार्जिंग पॉइंट हैं वो सब जुड़े हैं सोलर पैनल से। ठीक है, लोगों के घरों पे जो सोलर रूफटॉप सोलर होते हैं वहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। आज़ादी के 75वें जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उस दिन 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। अब इसमें क्या है? इसमें सरकार का टारगेट है कि हम जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में क्या बन सके? वैश्विक केंद्र बन सके, इंडिया को वैश्विक केंद्र बनाया जा सके। और सरकार का भी टारगेट है कि 2050 तक कुल उत्पादित की जाने वाली हाइड्रोजन का 3/4 भाग रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादित किया जाए। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये हमने बात कर लिया था, मतलब ऐसी हाइड्रोजन जिसके प्रोडक्शन में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि जो 15 साल से पुराने वाहन हैं उनको क्या किया जाए, लोग उसको स्क्रैप करवा लें, और फिर इससे क्या होगा कि जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ छूट मिलेगी। तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी किसी काम का नहीं। जीवाश्म मुक्त इस्पात ग्रीन स्टील, अभी हाल ही में स्वीडन ने, लगभग 1 साल हो रहे हैं, तो जीवाश्म मुक्त इस्पात बनाया स्वीडन ने। तो बस इतना ध्यान रखना कि जीवाश्म मुक्त इस्पात किसने बनाया है, किस देश के द्वारा? स्वीडन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ITU के द्वारा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसमें जो टॉप पर है वो कौन सा देश है? वो है अमेरिका। अमेरिका इसमें टॉप पर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया कहाँ पर है? इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर देखिए 10th नंबर पर है। ठीक है, इंडिया टॉप 10 में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं शरीर और स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियाँ। दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज़ टीका। दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज़ टीका। अभी कुत्ता वगैरह काट लेता है या कोई अन्य जो जानवर जो रेबीज़ वायरस फैलाते हैं तो उसमें 5 इंजेक्शन लगते हैं। पहले तो और भी ज़्यादा 14 के करीब में लगते थे। तो अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो कैडिला है उसने 3 खुराक वाला रेबीज़ टीका लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है TH रेबीज़। TH रेबीज़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण किया गया। तो आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग हार्ट की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और जो लोगों की लाइफ स्टाइल है इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ऐसी समस्याएं बनती जा रही हैं। तो ऐसे में ट्रांसप्लांटेशन की भी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हार्ट मिले कहाँ से इतना? तो इसलिए जो वैज्ञानिक हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हम जानवरों के हार्ट का इस्तेमाल करें। तो इसी संबंध में एक प्रयास किया गया, सूअर के हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया गया, थोड़ा सा जेनेटिक चेंज करके, ताकि बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर ले इसको। ठीक है, कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में मैरीलैंड मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने किया था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो अमेरिका के 57 वर्षीय डेविड बेनेट के अंदर सूअर के हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया था। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जेनो ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि यहाँ पर जानवर के अंग का इस्तेमाल किया गया है ना। ठीक है, अब ध्यान रखना, लेकिन एक यहाँ पर इनका जो 8 मार्च 2022 को इनकी डेथ हो गई, और बाद में पता चला कि इसमें जो हार्ट था ना सूअर का, उसमें वायरस था कोई, तो उस वायरस की वजह से क्या हुई, उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 26 फरवरी 2022 को सरकार ने मंजूरी दे दी इसको शुरू करने के लिए। ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। पर्पस क्या है इसमें? देखिए, एक आभा क्या है?
आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, इसमें क्या होगा, जैसे सबका आधार कार्ड है ना, उसी तरीके से एक डिजिटल अकाउंट होगा जिसमें सभी के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को रखा जा सकेगा। इससे फ़ायदा भी होगा कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपकी आईडी को वो लॉगिन करेगा और इससे क्या होगा कि आपकी पूरी जो हेल्थ हिस्ट्री है वो पता लगा लेगा। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है और एक बिग डेटा बन जाएगा। बिग डेटा का मतलब इतना ढेर सारा डेटा, उसका रिसर्च इनोवेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आभा का फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इसमें एक क्या होगा, डिजिटल अकाउंट सबका बनाया जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेश प्रथम मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस। ये भी एक डेटाबेस है और किस चीज़ का डेटाबेस है? ये न्यूरो इमेजिंग मतलब मस्तिष्क का एक डेटाबेस बनेगा जिसका नाम क्या होगा? स्वदेश होगा। इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुरुग्राम, हरियाणा में। तो इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है और ये एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल है। तो कुछ और नहीं है, बस ये मस्तिष्क का एक डेटाबेस आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया रिपोर्ट। कोई खास इसमें नहीं है पीटी के लिए, तो आप छोड़ ही दीजिए। हाँ, भारत जो है कितना जिम्मेदार है? दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कुल मामलों में भारत जो है 83% मामलों के लिए जिम्मेदार है। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो फ़ैन मेरा बंद है, तो जो गुड नाइट होता है वो मैंने बंद कर रखा था, मॉर्निंग में बंद कर दिया था, तो मुझे पैर में इतने मच्छर काट लिए। हालांकि मलेरिया नहीं होता, ये अच्छी बात है। फिर मैंने उसको ऑन किया, तो ये मच्छर की प्रॉब्लम तो आप भी जहाँ पर होंगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। रात में अगर फ़ैन स्लो है या कोई और रीज़न है तो आपको बिना मच्छरदानी के नींद नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ देख भी सकते हैं कि भारत जो है 83% मामलों के लिए जिम्मेदार है साउथ ईस्ट एशिया में। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, तो अब स्ट्रेन तो छोड़ ही दीजिए, बाकी इंडिया में जो डेल्टा था उसने तो कहर मचा ही दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक बार देख लीजिए, ब्राज़ील में जो खोजा गया था उसे गामा कहते हैं, साउथ अफ्रीका वाले को बीटा कहते हैं। ठीक है, और जो यूके में खोजा गया था उसे अल्फ़ा कहते हैं। नेक्स्ट है आईवीएफ तकनीक से भारत में पहली बार बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अगर अगर हम यहाँ पर भैंस की बात ना करके मेल फीमेल की बात करें, तो फीमेल आप जानते हैं कि बेबी कंसीव कौन करता है? तो फीमेल करती हैं। फीमेल की बॉडी को नेचर ने कुछ ऐसा बनाया है कि उनके बॉडी में यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब होती है, उसके वहाँ पर एक साइड में वहाँ पर एग बनता है। जब एग जो है फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूट्रस के पास में आता है, तो वहीं पर जो यहाँ स्पर्म से मिल करके वो क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है एग जो है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है तो ये जो एग है यहाँ पर नहीं आ पाता, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तब क्या किया जाता है? तब या फिर और कोई मान लीजिए प्रॉब्लम है, तब जो डॉक्टर्स होते हैं वो एग को निकाल करके और स्पर्म को वो बाहर ही क्या करते हैं, फर्टिलाइज करवा देते हैं और फिर उसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट करा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी तरीके से अभी हाल ही में जो भैंस है उसको भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से भैंस ने एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, वो बछड़ा है, बछड़े यहाँ बन्नी भैंस है वो, और इसने बच्चे को जन्म दिया। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हुआ है? ये सुशीला एग्रो फार्म्स जो कि है गुजरात के सोमनाथ ज़िले में, यहाँ पर हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, जो गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया था आईवीएफ के माध्यम से ही। तो गाय वाला तो पहले हो चुका, 2017 में ही हुआ था छत्तीसगढ़ में, और जो भैंस है वो अभी हुआ है 2021 में अक्टूबर में। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, बन्नी भैंस जो है उसे कच्छी या कुंडी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में कोविड-19 टीकाकरण। तो शुरुआत हमारे देश में कब से हुई थी? 16 जनवरी 2021 को शुरुआत हुई थी कोविड-19 टीकाकरण की, और पहला जो टीका दिया गया था मनीष कुमार को दिया गया था एम्स में। ठीक है, और जो 100 करोड़वां खुराक था वो किसे दिया गया था? अरुण राय जो कि वाराणसी के हैं, और दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इनको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉस्क्यूरिक्स प्रथम मलेरिया रोधी टीका। पहला जो मलेरिया रोधी टीका है जिसको कि WHO ने परमिशन दे दिया लगाने के लिए, उसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। याद कैसे रखेंगे? बहुत ही आसान है। मॉस मीन्स क्या होता है? मॉस्कीटो, क्यूरिक्स मतलब ट्रीटमेंट, क्योर होता है ना, क्योर। तो मॉस्क्यूरिक्स, अब आपको याद रखना, मेरा पर्पज़ है कि आपको कैसे याद रहे। मॉस्क्यूरिक्स प्रथम मलेरिया रोधी टीका है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो परजीवी से होता है ये भी आप जानते हैं। तो जो घातक मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, इसके खिलाफ ये काफ़ी प्रभावी है, ये जो टीका है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं
मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का मतलब क्या है कि जो तेलंगाना के विकाराबाद ज़िला है वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से जो दवा है और वैक्सीन्स है, टीका है, ब्लड है, इन सब की सप्लाई की जा रही है। नाम ही लग रहा है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तेलंगाना में। नेक्स्ट है हृदयाघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक। हृदयाघात का मतलब क्या होता है? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें रिसर्च के लिए ये पहला बायो बैंक बनाया गया है। कहाँ पर? केरल में। केरल में एक श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर पहले हृदयाघात शोध बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ब्लड बायोप्सी और जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उनका डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसका रिसर्च में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है। तो बस एक लाइन का ही यहाँ पर करंट है कि गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। और जो रेबीज है वो किससे होती है? वो एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होती है, वायरस से। चीन मलेरिया मुक्त हो गया। चीन में अब मलेरिया के कोई केस नहीं आए हैं, तो अच्छी बात है। और इंडिया में 2015 से आरंभ हुआ है मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रयास, और 2030 तक का टारगेट है कि सरकार कोशिश कर रही है कि इसे ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट है 2DG आयुष 64। 2DG आयुष 64, यहाँ पर दो मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है। जब सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, आपने देखा होगा न्यूज़ में। ठीक है, और फिर उस समय बहुत ज़्यादा रिसर्च भी किया गया। तो जो हमारा DRDO है उसकी एक शाखा इनमास, इनमास का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड साइंसेस, एलाइड साइंसेस, यहाँ पर इनके द्वारा ये बनाया गया 2DG। ठीक है, अब ध्यान रखना ये इनमास कहाँ पर है? ये दिल्ली में ही है। अगर आप दिल्ली में होंगे तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से जस्ट पहले पड़ता है इनमास। ठीक है, वहाँ पर। तो 2DG जो है, इसको जो DCGI है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने परमिशन दे दिया था कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जो पेशेंट है वो सीरियस नहीं होगा और ऑक्सीजन लेवल जो है उसका बहुत ज़्यादा गिरने नहीं पाएगा। और यहाँ पर जो आयुष 64 है, ये एक हर्बल या आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें कई जो हल्के संक्रमण वाले जो लोग हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए था। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि सप्तपर्ण है, कुटकी है, चिरायता, कुबेराक्ष, इन सबको मिला करके बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का पहला सीवीड पार्क। भारत का जो पहला सीवीड पार्क है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में सीवीड बनाया जाएगा, सीवीड पार्क। सीवीड का मतलब क्या होता है? सीवीड कुछ और नहीं है, शैवाल ही होते हैं, लाल, हरे और भूरे, ये शैवाल है। शैवाल आप जानते हैं कि अन्य काम के अलावा ये एडिबल भी होते हैं। कई इसकी ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनको हम खाने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सीवीड पार्क बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ही इस पार्क की स्थापना की जाएगी। मत्स्य संपदा योजना क्या है कि जो हमारी जो मैरीन जो प्रोडक्ट है या जो हमारे जो मछुआरे वगैरह हैं उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है मत्स्य संपदा योजना। ये इसमें एक योजना नहीं है, कई योजनाओं का ये मिश्रण है। ये 2018 वाली मतलब जो मेंस था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है कार्बन तटस्थ कृषि, कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर के बारे में। तो केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर कार्बन न्यूट्रल कृषि को अपनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, लगभग 15% जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो कहाँ से होता है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर से अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट होने से कम कर लें या उसका एमिशन कम कर लें तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो केरल ऐसा डिसीजन लेने वाला पहला स्टेट बन गया है जो कि कार्बन न्यूट्रल एग्रीकल्चर करेगा। नेक्स्ट है वैश्विक पवन रिपोर्ट। तो वैश्विक पवन रिपोर्ट किसी काम का नहीं है, आप इसको एकदम छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा पारे पर मिनीमाता अभी समय। तो आप जानते हैं कि पारे से एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है? मिनीमाता। मिनीमाता एक्चुअली जापान का एक शहर है, वहीं से ये बीमारी आई थी, इसी वजह से उसका नाम क्या हो गया? मिनीमाता। तो यहाँ पर एक कन्वेंशन भी होता है, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, और ये 2 खंडों में हुई है। पहला जो खंड था वो ऑनलाइन था और दूसरा खंड था वो इंडोनेशिया बाली में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो यहाँ देखिए वैश्विक स्तर पर हो रहे पारे के गैर कानूनी व्यापार को निपटना, व्यापार से निपटना, तो पारे के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए ये कन्वेंशन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के बारे में है।
ये रिपोर्ट जो है IQ एयर की है, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 है। इसमें देखेंगे तो सबसे प्रदूषित देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, फिर चाड है, और फिर है थर्ड नंबर पे पाकिस्तान। इंडिया किस नंबर पे आता है, तो इंडिया जो है वो 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, इंडिया 5वें नंबर पे। कैपिटल की बात करें, सबसे प्रदूषित कैपिटल तो नई दिल्ली। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, नई दिल्ली है। और दक्षिण एशिया के, ध्यान रखना, दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं, 11 शहर तो भारत की शामिल है। तो पोल्यूशन हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप जहाँ भी रह रहे होंगे, इलाहाबाद, कहीं पर भी, किसी भी शहर में, तो आप गांव में जाते होंगे और आप जिस शहर में रह रहे होंगे, जब आप गांव जाइए तब वहाँ की जो हवा होती है आपको अलग महसूस होती है, और आप शहर वापस आ जाइए तो वहाँ की हवा में आपको अलग महसूस होता है। ठीक है, यहाँ पर शहरों में क्या होता है, आपको दबाव जैसे महसूस होता होगा सांस लेने में, और जब आप गांव में जाते होंगे तो एकदम फ्री महसूस करते होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत डिफरेंस आ जाता है, आप खुद भी महसूस करते होंगे। भारत की आर्कटिक पॉलिसी, तो आर्कटिक पॉलिसी से आपको पीटी में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है कि जो आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं, तो 8 आर्कटिक काउंसिल में मेंबर शामिल हैं। ध्यान रखना, 8 देश हैं। कौन कौन से हैं, सब ऊपर वाले हैं, ध्यान रखना। कनाडा, कनाडा से डेनमार्क इधर आ जाइए, फिर फिनलैंड, फिर आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन, अमेरिका। अमेरिका क्यों, क्योंकि जो अलास्का वाला हिस्सा है ना, वो तो ऊपर है ना, अलास्का, अमेरिका। ये जो 8 देश हैं वो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन, चूँकि बहुत सारा जो नोड्यूल्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, वो कहाँ पर हैं, समुद्र में है। समुद्र में पूरा एक समझ लीजिए कि जैसे स्थल भाग में बहुत सारे खनिज हैं, उसी तरीके से समुद्र में भी हैं। जो मछली वगैरह है वो तो अलग है, इसके अलावा वहाँ पर हमें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स भी मिलते हैं, जैसे कॉपर है, ठीक है, निकिल वगैरह है, इस टाइप के। तो सरकार ने भी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया। इसका पर्पज़ है, ये अगले 5 साल के लिए चलेगा। इसमें सरकार क्या करेगी, देखिए, इसमें सरकार ने 3 लोगों को ले जाने वाली एक पनडुब्बी तैयार करवाई है, जिसका नाम क्या है, मत्स्य। उसका नाम क्या है, मत्स्य है। और ये 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। और ऐसा करने वाला इंडिया जो है वो कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, फ्रांस, जापान, रूस और चाइना। ये 4 देश हैं, उन्हीं के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पर्पज़ क्या होगा 6000 मीटर की गहराई में जा कर के, पर्पज़ ये है कि इस वहाँ पर जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं उनका खनन किया जा सके। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि चाइना, जो देखिए, चाइना के पास जो सबमरीन्स हैं ना, वो 6000 मीटर से नीचे तक चली जाती हैं गहराई में, लेकिन हमारे पास अभी ऐसी सबमरीन्स नहीं है। वो क्या करता है, वो नीचे से ही जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं उसको ले जा रहा है। ठीक है, इंडिया जैसे देशों को हमें पता ही नहीं चल पा रहा, हमारे लोगों को, हमारे सरकार को, कि नीचे वो क्या कर रहा है चाइना। तो सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि हम भी ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, और डेवलप किया भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया है। अरावली जैव विविधता पार्क 2 फरवरी, जब हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, तो गुरुग्राम में जो अरावली जैव विविधता पार्क है उसे भारत का पहला OECM स्थल घोषित किया गया। जो अरावली जैव विविधता पार्क है ना, यहाँ पर ये 40 साल पुराना खनन स्थल था, उसे एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और ये पार्क जो है 392 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। और इससे क्या हुआ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पार्क बना देने से क्या हुआ, वहाँ पर चीज़ें अच्छी हो गई, ये कार्बन सिंक का काम करने लगा, ढेर सारे पेड़ पौधे लगा दिए गए। तो OECM का दर्जा मिलने का क्या मतलब है, OECM का मतलब हो गया अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, OECM, ये इसे दर्जा मिला हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है नए भारतीय रामसर स्थल। नए भारतीय रामसर स्थल 2 फरवरी 2022 को ही विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर 2 नई आर्द्रभूमियों को इसमें शामिल किया गया। कौन कौन सी हैं, तो उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य ये मीठे पानी की आर्द्रभूमि है, जामनगर जिला गुजरात में। और जो बखीरा है वो कहाँ पर है, संत कबीर नगर जिले में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 10 हो गई है। और इंडिया में टोटल जो रामसर साइट्स हैं वो कितने हो गए हैं, तो 49 हो गए हैं। ठीक है, 2 तो ये हो गए, बाकी 2021 में भी 4 स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया था, जिसमें गुजरात के 2 हैं और हरियाणा के 2 हैं। गुजरात के 2 कौन कौन से, बधवाना और थोल।
और हरियाणा के 2 भिंडवास और सुल्तानपुर। भिंडवास और सुल्तानपुर ये दोनों हरियाणा में, और गुजरात में बधवाना और थोल हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2, यहाँ पर T और मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका ये मतलब है कि टाइगर जो है वो क्या हो गए, दोगुने हो गए, दोगुने हो गए। तो सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य ये देखें यहाँ पर दिया गया है, तमिलनाडु के इरोड ज़िले में है, तमिलनाडु के इरोड ज़िले में। और यहाँ पर पिछले 10 साल में बाघ जो है उनकी संख्या क्या हो गई है, दोगुनी हो गई है। इसीलिए सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को TX2 का दर्जा अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में है 2021। अगर आप चाहें तो इसको मैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट को एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट को भी छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य। तो बस एक लाइन का यही है कि काजू वैली आर्द्रभूमि जो है तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य से बनाया गया है। नेक्स्ट है नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश काम का नहीं है पीटी के लिए, छोड़ दीजिए। स्मॉग टावर जो पोल्यूशन है उससे निपटने के लिए आनंद विहार में नई दिल्ली में भारत का पहला क्रियाशील फंक्शनल स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। कब, 7 सितंबर 2021 को। तो 2021 का ये डेटा है। आनंद विहार में नई दिल्ली, वहाँ पर भारत का पहला क्रियाशील स्मॉग टावर लगाया गया। केवल वहीं पर नहीं, कई जगहों पर लगाया गया। जैसे आप उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो वहाँ पर जो नवंबर 2021 में नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पराग कैलेंडर। पराग कैलेंडर जो है वो चंडीगढ़ के लिए ये विकसित किया गया है। पराग कैलेंडर पर्पस क्या है इस पराग कैलेंडर का, तो ये जो कैलेंडर है वो ये बताएगा कि वहाँ के हवा में जो पॉलिन्स है ना, परागकण जो होते हैं उनका वो अध्ययन करेगा। ठीक है, तो परागकणों के अध्ययन के लिए ये पराग कैलेंडर को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व। प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। डुगोंग आप जानते हैं जिसको हम समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री गाय, सी काऊ, और ये एक स्तनपायी जलीय जीव है। तो यहाँ पर जो डुगोंग संरक्षण केंद्र है वो कहाँ बनाया जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के जो मैरीन क्षेत्र है वहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो जो पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी वाले इलाके में डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति। पेट्रोल में पहले लेड मिलाया जाता था, तो अब क्या हुआ, ये पेट्रोल ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। लास्ट देश अल्जीरिया था जो इसका यूज़ करता था, तो अब अल्जीरिया ने भी इसको बंद कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है रमप्पा मंदिर और धौलावीरा, ये विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई थी जो जुलाई 2021 में चीन के फुजोऊ में, कहाँ पर, चीन के फुजोऊ में संपन्न हुई। तो इसी में 34 नए स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में शामिल किया गया, जिसमें से हमारे भी रमप्पा और धौलावीरा शामिल हैं। अब इसमें देख सकते हैं, देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रिटेन की लिवरपूल मैरीटाइम मार्केल्टाइन सिटी है, इसको विश्व धरोहर स्थल से बाहर कर दिया गया। इसका जो दर्जा था उसे छीन लिया गया। 2004 में ये शामिल हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, लेकिन अब इसका दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा रमप्पा मंदिर है वो भारत का 39वां है, और धौलावीरा जो है वो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। रमप्पा मंदिर कहाँ पर है, तेलंगाना में, और धौलावीरा आप जानते हैं ये गुजरात में है। ठीक है, एक हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो इस तरीके से भारत में अब तक 40 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया जा चुका है। 40 में 32 जो है वो कल्चरल है, 7 जो है वो नेचुरल है, और 1 जो है वो मिश्रित श्रेणी का है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा वो स्थल है जिसे मिश्रित श्रेणी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित या शामिल किया गया है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के जो स्थल हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, तो ये है इटली, पहला नंबर पे आता है इटली। 58 स्थल यहाँ के शामिल हैं। फ्रांस के 49 और जर्मनी के 51। ये ध्यान रखना, ये सब सुपर 40 में आते हैं। तो इंडिया भी सुपर 40 में शामिल हो गया, क्योंकि हमारे भी 40 स्थल अब इसमें आ चुके हैं। ठीक है, जो रमप्पा मंदिर है ये तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में है, काकतीय रुद्रेश्वर। और इसको बनवाया किसके द्वारा गया है, तो यहाँ देख सकते हैं काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र के द्वारा इसको करवाया गया है। और इसके जो मुख्य मूर्तिकार रहे हैं ना रामप्पा, उन्हीं के नाम पे इसका नामकरण कर दिया गया रामप्पा मंदिर, या इसे हम
रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थापित देवता हैं वो कौन है, रामलिंगेश्वर स्वामी है। या शिव मंदिर भी हम इसे कहते हैं, शिव मंदिर के नाम से रुद्रेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और जो मार्को पोलो था उसने इसे दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा है। किसने कहा है, मार्को पोलो ने। और जो धौलावीरा है, धौलावीरा एक हड़प्पन शहर है। और हाँ बस इसके बारे में तो और कुछ खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता दी गई। CATS का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो ध्यान रखना बस, 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता दी गई। तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप एक बार लोकेशन तो ज़रूर देख लीजिए। मानस, काजीरंगा, ओरांग, ये सभी कहाँ पर हैं, असम में। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, MP में। पेंच महाराष्ट्र में। वाल्मीकि बिहार में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। पराम्बीकुलम केरल में। मुदुमलाई, अन्नामलाई ये सब तमिलनाडु में। और बांदीपुर कर्नाटक में। तो ये 14 टाइगर रिजर्व हैं जिन्हें CATS की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं देश का 51वां बाघ अभ्यारण्य। यहाँ पर टाइगर रिजर्व के बारे में 51वां, 52वां और 53वां तीनों देख लेंगे। 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, श्री विल्लुपुथुर मेघामलई। श्री विल्लुपुथुर मेघामलई 51वां बाघ अभ्यारण्य है तमिलनाडु का। 52वां जो है वो कौन सा है, 52वां है रामगढ़ विषधारी राजस्थान में। 53वां कौन सा है, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ये छत्तीसगढ़ में है ये टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास, तमोर पिंगला। 52वां हो गया रामगढ़ विषधारी। 53वां हो गया गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको टाइगर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा विज्ञान। इसमें हम स्पेस से जुड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गगन का उड़ान परीक्षण। आप जानते हैं कि हमने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है और उसी गगन का हमने क्या किया है, यहाँ पर उड़ान परीक्षण किया है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा गगन प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। कहाँ पर, किशनगढ़ हवाई अड्डा राजस्थान में। किशनगढ़ हवाई अड्डा राजस्थान में। और जो यहाँ पर देख सकते हैं GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये इसका फुल फॉर्म है गगन। गगन आधारित और जो इंडिगो की फ़्लाइट थी, इंडिगो ने ये पहली एयरलाइन बन गई है जो गगन का उपयोग करके विमान उतारी है अपने इस एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो ध्यान रखना इंडिगो जो ये जो एयरलाइन है उसने गगन सिस्टम का यूज़ करके अपना विमान उतारा है। क्लियर, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह जो एक यहाँ देख सकते हैं भारतीय तटरक्षक पोत है, ऊर्जा प्रवाह इसका नाम है। ठीक है, इसको तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ऊर्जा प्रवाह नाम से कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSAM इसको बोलते हैं शॉर्ट में। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसके आर्मी वेरिएंट ने पुनः अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी। मतलब इसका क्या हुआ है, टेस्ट हुआ है। कहाँ पर, उड़ीसा के चांदीपुर में। उड़ीसा के चांदीपुर में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि आर्मी वेरिएंट है, क्योंकि कोई भी मिसाइल हो उसको लगभग तीनों सेनाओं को हमारे दिया जाता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। तो जो आर्मी वेरिएंट है MRSAM का, उसका फिर से अभी टेस्ट हुआ और इसका विकास DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ दोनों के द्वारा मिल करके किया गया है। ठीक है, और ये जो MRSAM है ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। क्लियर, इसकी स्पीड कितनी है, 2 मैक है। 2 मैक का मतलब क्या हो गया कि जो ध्वनि की स्पीड होती है उससे दोगुनी स्पीड है और इसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। 1 मैक से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक स्पीड बोला जाता है। ठीक है, 70 किलोमीटर के रेंज में एक साथ अनेक लक्ष्यों को ये टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट है हंस, न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान। ध्यान रखना हंस जो है वो एक फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो जो उड़ाते हैं वो तो अलग हो जाता है, जो हमारे ट्रेंड पायलट होते हैं, और जो ट्रेंड होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी तो यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है वो चाहिए। तो ये जो हंस है ना वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। तो ये नई पीढ़ी का प्रशिक्षक विमान है, अभी इसे हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके जो ट्रायल वगैरह थे वो सब संपन्न हो गए। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान छोड़िए, बिल्कुल छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट है भारत में ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार के द्वारा। पर्पस क्या है कि भारत में जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा दिया जाए, घरेलू निर्माण यहीं पर बनाया जाए। क्यों उसे हम दूसरे देशों से आयात करें जब हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। IT के क्षेत्र में हमारा देश जो है वो दुनिया में टॉप देशों में शामिल है। हम बड़ी बड़ी
जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ड्रोन क्यों नहीं बना सकते हम। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया कि इसका इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया। 5 ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी, जिसमें कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना, इसके अलावा यहाँ पर एक ग्वालियर है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 में भी ड्रोन उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, तो छोड़ दीजिए, मतलब प्री में तो बिल्कुल नहीं आना। नेक्स्ट है प्रलय, भारत की नई मिसाइल। अभी डीआरडीओ ने प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, कहाँ पर, उड़ीसा में, जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, या इससे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, प्रलय मिसाइल जो है ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सतह से सतह में मार कर सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रलय मिसाइल सतह से सतह में मार करने वाली शॉर्ट रेंज की ये मिसाइल है, और इसकी जो मारक दूरी है वो 150 से 500 किलोमीटर के दायरे में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईएनएस खुखरी सेवा मुक्त। आईएनएस खुखरी जो है वो हमारे देश का पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कारवेट था। तो इसी, और ये खुखरी जानते हैं आप, खुखरी क्या होता है, खुखरी चाकू की तरह होता है, जो हमारी गोरखा बटालियन है ना, वो इस्तेमाल करती है खुखरी, तो उनका खुखरी डांस भी एक होता है। तो ये गोरखा ब्रिगेड से संबंधित था आईएनएस खुखरी, और वो क्या किया गया, अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। अग्नि प्राइम ये उड़ीसा तट, मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यहाँ से इसका अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया, और इसकी जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, सतह से सतह में मार कर सकती है। अग्नि प्राइम जो है ये अग्नि श्रेणी का ही जो उन्नत वर्जन है वही है ये। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, संत, SANT, संत। तो इसका जो अभी परीक्षण किया गया है वो पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया है। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मिल करके इसका सफल परीक्षण किया गया, और इसको यहाँ से देखें, हवा से सतह में मार कर सकती है, मतलब हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली ये मिसाइल है। 10 किलोमीटर की इसकी रेंज है। टैंक को उड़ाने के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है शीर्ष शस्त्र उत्पादक कंपनियों की लिस्ट है, सिप्री के द्वारा इसे जारी किया गया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब तक तो ये फुल फॉर्म याद हो गया होगा ना, क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है। तो सिप्री के द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया। इसमें बताया गया कि सबसे जो शस्त्र उत्पादक कंपनियाँ हैं वो कौन कौन है। इसमें 3 भारतीय हैं टॉप 100 में, आप यहाँ देख सकते हैं। हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है, और यहाँ पर एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL है। बाकी आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ देख सकते हैं लिस्ट, तो सब अमेरिका की है। टॉप 5 में तो लॉकहीड मार्टिन है, रेथियोस है, बोइंग है, नॉर्थरोप ग्रुमान है, जनरल डायनामिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे तो लॉकहीड मार्टिन है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट है पिनाक ER का सफल परीक्षण। पिनाक जो है वो क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ज़रा यूट्यूब पे आप डालना पिनाक। ठीक है, तो पिनाक में आप देखेंगे कि ढेर सारे उसमें से रॉकेट एक साथ निकलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। ठीक है, और इसका भी हाल ही में टेस्ट किया गया पोखरण रेंज राजस्थान में। पिनाक जो है वो भगवान शिव का धनुष का नाम है पिनाक। ठीक है, उसी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, और इसकी मारक क्षमता 38 से 48 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट बात करते हैं INS वेला नौसेना में शामिल किया गया। INS वेला को प्रोजेक्ट 75, देखिए प्रोजेक्ट 75 से ही जुड़ा है INS वेला, इसलिए हम पहले प्रोजेक्ट 75 को पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट 75 जो है ये फ्रांस और इंडिया दोनों के द्वारा मिल करके बनाया जा रहा है। यहाँ पर कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के निर्माण को लेकर के फ्रांस से समझौता हुआ था, इसी को प्रोजेक्ट 75 कहते हैं। इसमें से जो 6 पनडुब्बियाँ हैं यहाँ देखिए, कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर, तो ये वही वेला है। छठी में से किस नंबर की है, चौथी नंबर की है, जिसको अभी नेवी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इतना। और ये डीजल इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बी है। स्टील्थ का मतलब क्या होता है कि वो रडार की पकड़ से बाहर रहेगी। नेक्स्ट है INS वागसीर का जलावतरण। अब यहाँ पर देखिए, अभी हमने देखा वेला और फिर यहाँ देखिए वागसीर। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग इसमें सब बन गई हैं, एक शायद इसमें बाकी है अभी। तो INS वागसीर का भी जलावतरण किया गया प्रोजेक्ट 75 के तहत। ये अंतिम पनडुब्बी है, तो अब लगभग 6 की 6 बन चुकी हैं। ठीक है, ये भी डीजल इलेक्ट्रिक स्टील्थ पनडुब्बी है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें INS विशाखापत्तनम भारतीय नौसेना में शामिल। तो विशाखापत्तनम द सिटी ऑफ डेस्टिनी, विशाखापत्तनम को क्या बोलते हैं हम, द सिटी ऑफ डेस्टिनी, तो उसी के नाम पे इस युद्धपोत का नाम
रखा गया है INS विशाखापत्तनम। तो मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में एक समारोह का आयोजन किया गया और वहीं पर INS विशाखापत्तनम को नेवी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 15B। अब जरा इसको समझ लीजिए, प्रोजेक्ट 15B क्या है। एक तो हमने देखा प्रोजेक्ट 75, यहाँ देखिए कहाँ चला गया, प्रोजेक्ट 75 केवल है, और इसमें हमने पनडुब्बियों के निर्माण की बात किया। और यहाँ पर है प्रोजेक्ट 15B, ये क्या है, ये है मिसाइल विध्वंसक पोत का निर्माण। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, मिसाइल विध्वंसक पोत के निर्माण के लिए समझौता हुआ था, वही बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर उन सब का नाम देख सकते हैं, जैसे कि INS मर्मुगांव है, INS इम्फाल है, INS सूरत है, और एक हो गया INS विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है रुस्तम 2 ड्रोन। रुस्तम क्या है, एक ड्रोन है, ये फिल्म वाला रुस्तम नहीं, ये है रुस्तम ड्रोन जो कि DRDO ने बनाया है और इसका भी परीक्षण किया गया बेंगलुरु कर्नाटक में। जो रुस्तम 2 ड्रोन है ये 22,000 फीट तक 20 घंटे से ज़्यादा तक का ये लगातार उड़ान भर सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कम से कम अब हम भी इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना वगैरह आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से इन सब में रिसर्च इनोवेशन करके वो बॉर्डर पे ड्रोन्स को तैनात कर रखा है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है INS तुसील का जलावतरण। INS तुसील, ये ध्यान रखना, INS तुसील, क्योंकि इसका जो जलावतरण है वो इंडिया में नहीं हुआ, ये हुआ है रूस में। रूस में कहाँ पर, कालिनिंग्राद में। यहाँ पर क्योंकि हमने रसिया से भी समझौता किया था इस तरीके का युद्धपोत बनाने के लिए। और जो तुसील है उसका मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टर शील्ड, रक्षा कवच होता है। ठीक है, रसिया से हमारा समझौता हुआ था 1997 में। 3 युद्धपोत पहले हमने बनवाए, INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबर। इसके बाद फिर और भी बनवाए हमने, और फाइनली फिर 7वां और 8वां का मतलब INS तुसील और INS तमला, ये है। ठीक है, ये युद्धपोत अभी तुसील वाला को ये तो बन चुका है, इसका जलावतरण भी हो गया, और INS तमला हो सकता है कि अभी निर्माण की प्रक्रिया में हो। ठीक है, भारतीय तटरक्षक पोत सार्थक, इसको अभी सार्थक को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया गया, मतलब इसे जो तटरक्षक बल है उसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि 5 का सफल उड़ान परीक्षण। अग्नि 5 अक्टूबर 2021 में उड़ीसा में जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ पर इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसमें 3 चरण है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके रेंज कितनी है, तो अग्नि 5 है तो इसके रेंज तो 5,000 किलोमीटर, और उसको भी बढ़ा करके लगभग 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। और ये न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं उनको भी ये ले जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना इतना। नेक्स्ट बात करें हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। अभी DRDO के द्वारा उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, एकीकृत परीक्षण रेंज है चांदीपुर में, वहाँ पर हीट को ध्यान रखना, हीट वर्ड को, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी है और जो हमारी आर्मी है उसकी डिमांड को पूरा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A। अभी सरकार ने, जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि आप 118 अर्जुन जो टैंक है मार्क 1A, उसके लिए जो भारी वाहन कारखाना अवड़ी चेन्नई में है उसको आदेश जारी किया कि आप 118 अर्जुन टैंक जो मार्क 1A है उसकी सप्लाई जल्दी से जल्दी करिए। और ये जो अर्जुन टैंक है मार्क 1A, ये तैनात किया जाएगा कहाँ पर, तैनात किया जाएगा जो रेगिस्तानी इलाका, मतलब पाकिस्तान वाली बाउंड्री में, क्योंकि इसका ध्यान रखना वज़न बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लद्दाख वाले रीजन में भी इसे देखते होंगे, लेकिन वहाँ पर उतना अधिक सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उन सब रीजन्स में हमें हल्के टैंक चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अर्जुन मार्क 1 टैंक, मार्क 1A जो टैंक है तो अच्छा, लेकिन वज़न ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है दुश्मन की तुलना में। नेक्स्ट है INS ध्रुव की तैनाती, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने में भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को आधिकारिक रूप से सेवा में शामिल किया गया। अब देखिए, ये जो INS ध्रुव है ये भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला समुद्र निगरानी पोत है। ठीक है, ये मिसाइल का पता लगा सकता है, समुद्र में निगरानी कर सकता है। तो ऐसा पोत बनाने वाला जो है वो भारत, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इनके बाद 5वें नंबर का देश आ जाता है, इन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। वैसे इसका कोड नेम क्या है, VC11184।
ठीक है, ये कोड नेम दिया गया। चैफ टेक्नोलॉजी, चैफ टेक्नोलॉजी क्या है? चैफ टेक्नोलॉजी जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। जो हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं उनको दुश्मन के रडार से बचाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। आकाश न्यू जनरेशन जो मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। चांदीपुर उड़ीसा जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहाँ पर इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ इसका देखिए आकाश के कई वर्जन हैं। अभी इसी में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कितना याद रखें। ठीक है, सबकी अपनी अपनी रेंज होती है। तो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल जो 80 किलोमीटर दूर तक जो शत्रु के लड़ाकू विमान होते हैं उनको पहचान सकती है और उसको मार गिरा सकती है। जब जो शत्रु का लड़ाकू विमान वो 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो जो न्यू जनरेशन मिसाइल है उसे लॉन्च कर दिया जाएगा और वो फिर 30 किलोमीटर की दूरी तय करके उसे मार गिराती है। ठीक है, नेक्स्ट आकाश प्राइम। अब यहाँ पर अभी आपने देखा आकाश न्यू जनरेशन, अब यह है आकाश प्राइम। आकाश प्राइम जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया गया वहीं पर चांदीपुर में ही जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है MPATGM। MPATGM क्या है? तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको कोई एक व्यक्ति भी पोर्ट कर सकता है, कंधे पर भी रख करके उसे चलाया जा सकता है। तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है MPATGM। 15 किलोग्राम इसका वजन है और ये दागो और भूल जाओ फायर एंड फारगेट के सिद्धांत पे काम करती है। 2.5 किलोमीटर की दूरी तक ये मार सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें और कुछ है। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के बालासोर में, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अग्नि प्राइम इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट INS राजपूत सेवा मुक्त कर दिया गया। INS राजपूत जो है वो भारतीय नौसेना का जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर था, विध्वंसक था, इसे क्या किया गया? सेवा रिटायर कर दिया गया और ये USSR से हमने लिया था। इसका निर्माण जो हुआ था वो USSR में हुआ था। ठीक है, आज जो यूक्रेन है ना, क्योंकि यूक्रेन पहले USSR का हिस्सा होता था तो वहाँ से हमने इसको ख़रीदा था, हालांकि रूस से। और ध्यान रखना राजपूत, ये राजपूत रेजिमेंट में शामिल था और इसका मोटो क्या था? राज करेगा राजपूत। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैगज़ीन में जो टॉपिक है वो सैन्य अभ्यास के बारे में है, तो उसका एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा और जो वन रिपोर्ट है वो। ठीक है, तो एक मेजर पार्ट हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। अब हमारे जो अवार्ड्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, चर्चित व्यक्ति हैं, नियुक्तियां हैं, वो ये टॉपिक बच रहे हैं, उनको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।